हेलो बच्चों आज आपकी कक्षा 7 विज्ञान का सैम्पल पेपर लाए हैं, जिसमें आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसी तरह के क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो लिखा है बच्चों वो है, अम्ल या क्षार का परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसी प्राकृतिक सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो प्राकृतिक सूचक में बच्चों जो हमें पौधों से या जंतुओं से जो प्राप्त होते हैं वो सब चीज़ें हमारी प्रकृति से जो मिलती हैं। ठीक है, तो जैसे लिटमस हमें जो है प्रकृति से मिलता है बिल्कुल। फिर गुड़हल का पुष्प, ये भी प्रकृति से मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा दिया हुआ है इसमें हल्दी भी बिल्कुल हमें पौधे से मिलती है। आपको पता होगा कि हमारी रसोई में जो यूज़ होती है, आप सब ने भी इसका एक्टिविटी करके देखी थी। ठीक है, तो हल्दी हो गई। फिर है उपरोक्त सभी, तो यानी कि ये सभी के सभी, ये आपका आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद अगला है, हृदय स्पंद को मापने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला उपकरण। तो ऐसा उपकरण जैसे हृदय स्पंद, मतलब कि जो हमारी हार्ट बीट होती है बच्चों, हृदय की स्पंद जो होती है वो मापी जाती है। ठीक है, उसको मापने के लिए किसको प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप को। किसको प्रयोग करते हैं बच्चों? स्टेथोस्कोप। आपको याद भी होगा, आप लोगों ने देखा था कि इस तरह से कान में लगाने के उसमें थे और यहाँ पर ऐसे था। ठीक है, तो ये ईयर पीस होते हैं जो डॉक्टर अपने कान में लगाता है, और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको आपके छाती पे लगा के देखा जाता है। ठीक है, तो ये इससे क्या मापते हैं बच्चों? हृदय स्पंद। ठीक, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाला उत्पाद। तो ऐसा उत्पाद क्या है? ह्यूमस है। फिर है, अवायवीय श्वसन करने वाला जीव। अवायवीय श्वसन किस में होता है बच्चों? ईस्ट में होता है। किस में होता है? यीस्ट में होता है। ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर कितना होता है? 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन में लिखा है, जब चींटी काटती है तो उसके डंक में पाए जाने वाला अम्ल, यानी कि चींटी जब काटती है तो उसके डंक में अम्ल पाया जाता है। आप सबको याद भी होगा, और उस अम्ल का नाम है फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है बच्चों? फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब आगे देखते हैं। आगे जो है, ये यहाँ अम्ल के नाम दिए हैं, तो ये फॉर्मिक अम्ल आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये फॉर्मिक अम्ल याद रखेंगे आप यहाँ पर। इसके बाद है, मार्च पास्ट करते सैनिकों की गति। मार्च पास्ट जो सैनिक करते हैं उनके हाथ जो होते हैं आगे पीछे जा रहे होते हैं, है ना, तो वो गति क्या कहलाती है? दोलन गति। मानव शरीर में पित्त कहाँ निर्मित होता है? तो ये कहाँ निर्मित होता है बच्चों? यकृत में। विद्युत रोधी पदार्थ बताना है आपने इसमें, तो देखें, तांबा है, लोहा है, एल्यूमिनियम और रबर। तो देखें, इन सभी में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत रोधी पदार्थ कौन से होंगे? जिनमें से प्रवाहित नहीं होती। क्या नहीं होती बच्चों? विद्युत प्रवाहित नहीं होती। तो वो क्या हो गई? रबर हो गई। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन विधि। अलैंगिक जनन विधि कौन कौन सी है इसमें आपने बतानी है। तो देखिए, मुकुलन है, बीजाणु निर्माण है, खंडन है। तो मुकुलन और बीजाणु निर्माण और आपकी खंडन, ये सभी क्या हैं बच्चों? अलैंगिक विधियां। तो ये सारी की सारी ही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या आ गया? उपरोक्त सभी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो 11 से 20 हैं आपके, ये भी 1 मार्क से क्वेश्चन है। इसमें जैसा वहाँ लिखा हुआ है दिशा निर्देशानुसार वैसा आपने करना है। तो पहला है, विद्युत घंटे में विद्युत चुंबक होता है। सत्य असत्य बताना है। बिल्कुल सत्य है, इसमें जो है विद्युत चुंबक होता है। इसके बाद अगला जो है, अगला जो आपको दिया हुआ है कि भोजन का पाचन एक भौतिक परिवर्तन है। तो बच्चों, भोजन के पाचन में आपने देखा है जो अलग अलग पोषक तत्व बनते हैं, नए नए पदार्थ बनते हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका? भौतिक परिवर्तन ना होके क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आंसर ये आ गया आपका फॉल्स, ये असत्य है। फिर पसीने में जल और लवण होता है। तो देखें, आप जो पसीना आपके आता है, आपने खुद भी देखा होगा, उसमें जल और लवण होता है। ठीक है, तो ये आपका सत्य हो गया। इसके बाद वन परिशुद्ध करते हैं। तो वन, और यहाँ डैश डैश खाली जगह है, तो वन किसको परिशुद्ध करते हैं बच्चों? वायु और जल को। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया वायु और जल। इसके बाद अगला है, नालियाँ के द्वारा अवरुद्ध हो जाती हैं। तो नालियाँ किससे अवरुद्ध होती हैं? वसा और तेल से। ठीक है, आप इसमें और भी लिख सकते हैं बच्चों, जैसे पॉलीथीन वगैरह डाल दी जाती हैं, उनसे भी अवरुद्ध हो जाती हैं, है ना। प्लास्टिक डाल दिया जाता है, उससे भी अवरुद्ध हो जाती हैं। तो आप इनमें से जो आपको सही लगे वो लिख सकते हैं, वसा और तेल। इसके बाद है,
विद्युत चुंबक का प्रयोग प्लास्टिक को कचरे में से अलग करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर आप ध्यान दें बच्चों, यहाँ लिखा है प्लास्टिक को कचरे में से अलग करते हैं, तो विद्युत चुंबक जो है वो किसको अलग करता है? लोहे के पदार्थों को अलग करता है, तो ये आपका असत्य हो गया। फिर है पौधे की जड़ में पाए जाने वाला कौन से ऊतक से जल का संवहन होता है? तो कौन से होता है बच्चों? जाइलम से होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा आपका? जाइलम। फिर रक्त में पट्टिकाणु क्या कार्य करते हैं? रक्त में पट्टिकाणु का क्या काम करता है? खून का जो थक्का होता है उसको बनाने में मदद करते हैं। खून का थक्का बनाने में मदद करते हैं कि जब हमें चोट लग जाती है तो उस वक्त खून हमारा बहता ही ना रहे, तो वहाँ थक्का बनना जरूरी होता है, तो पट्टिकाणु यही कार्य करते हैं। इसके बाद है आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब जो हमें पर्दे पर प्राप्त नहीं हो सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं हो सकता बच्चों, उसको कहा जाता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, नीला लिटमस पत्र लाल किस विलयन में बदल जाता है? तो नीला किस में बदल जाता है? लाल बच्चों, इसके लिए अनिल जो नाम है वो आप याद रखा करें हमेशा। तो अमल में नीला लिटमस किस में बदल जाता है? मतलब लाल में। ठीक है, ये लाल हो गया, नीला हो गया और अ से अमल हो गया। तो आंसर क्या आएगा? अब आप समझ गए होंगे किस में बदल जाता है? अमल में, अमल के विलयन में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले में लिखा है 20 से 30 शब्दों में आपने आंसर देना है। तो पहला है गर्म जलवायु के स्थान पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत अर्थात सफ़ेद पेंट किया जाए, ऐसा क्यों होता है? तो देखें बच्चों, जो पेंट किया जाता है वो इस तरह से किया जाता है कि अधिक गर्मी ना लगे, है ना। तो जो गहरे रंग होते हैं, गहरे रंग जो प्रकाश है उसको ज़्यादा अवशोषित कर लेते हैं, है ना। अवशोषित ज़्यादा कर लेंगे तो उससे क्या होगा? गर्मी ज़्यादा हो जाएगी अंदर। तो इसलिए हल्के रंगों से दीवारों को पेंट किया जाता है ताकि जो प्रकाश के जो किरणें हैं उनका कम से कम अवशोषण होए। ठीक, इसके बाद है विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम लिखें। तो विद्युत धारा के दो प्रभाव हम लोगों ने जो अपने लेसन में पढ़े हैं, तापीय प्रभाव और दूसरा कौन सा था बच्चों? चुंबकीय प्रभाव। कौन सा था? चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो ये आप याद रखें, तापीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। इसके बाद आगे है विद्युत तेल और वसाओं को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए? तो तेल और वसाओं को क्यों नहीं नाली में बहाते बच्चों? कि देखें कि आप तेल जो होता है, वसा क्या होता है, उनकी जो ठंडा वो होते ही उनकी परत जो होती है वो जमा हो जाती है, काय में? नाली में जमा हो जाएगी। परत जमा हो जाएगी किस में? नालियों में। तो उससे क्या होगा? नालियाँ जो होंगी वो अवरुद्ध हो जाएंगी। नालियाँ क्या हो जाएंगी? अवरुद्ध हो जाएंगी। अवरुद्ध का मतलब रुक जाएंगी, उनमें से कोई भी मटेरियल जो है, पदार्थ जो है वो आगे नहीं बह पाएगा, है ना। तो इसलिए हमें तेल और वसा जो होते हैं उनको उसमें नालियों में नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि ठंडा होता है वहाँ पर, है ना। तो ठंड से संपर्क में आते ही वहाँ पर क्या हो जाता है? पानी ठंडा होता है तो उसके संपर्क में आते ही वो उनकी परत जो होती है वो जमा हो जाती है। तो यही आप इस तरह से आंसर लिखेंगे। अब अगला देखते हैं, आगे है परजीवी और मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परजीवी बच्चों कौन से होते हैं? जो अपना पोषण स्वयं ना करके दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं पूरी तरह से। ठीक है, निर्भर होते हैं और दूसरे जीव से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अमरबेल, अमरबेल पूरे तरह से दूसरे जीव पे डिपेंड होती है। ठीक है, इसके बाद मृतजीवी, मृतजीवी कौन से होते हैं बच्चों? जो कि सड़ी गली चीज़ों से, जैसे कि जो ह्यूमस है या गोबर जो सड़ रहा है उनसे, यानी मृत जीवों के अवशेषों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अवशेष से, जैसे कि कवक हो गया, मशरूम है जैसे, है ना, मशरूम जो होती है वो इसका उदाहरण हो गया। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, हरे पादपों में लिखे अपनी संश्लेषण प्रक्रिया। यहाँ पे बच्चों ये प्रकाश संश्लेषण है। क्या है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है उसको आपने बताना है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है प्रक्रिया में? देखें कि जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, क्या लेते हैं? CO2। ठीक है, और साथ में क्या लेते हैं? जल, H2O। ये उनकी जड़ों से लेते हैं जल, और कार्बन डाइऑक्साइड वायु से लेते हैं। इसके बाद क्या होगा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वह क्या बनाते हैं? अपने लिए भोजन बनाते हैं। ठीक है, भोजन के रूप में वो ग्लूकोज बनाते हैं। अच्छा, और जो
साथ में वो छोड़ते क्या हैं, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो मुक्त होती है और पौधों ने क्या क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश, इसकी उपस्थिति में उन्होंने अपना भोजन बनाया और ऑक्सीजन जो है वह निर्मुक्त होती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है वो पौधे यूज़ नहीं करते, उसको वो बनाते हैं और उसको वातावरण में छोड़ देते हैं। इसके बाद अगला है रक्त के घटकों के नाम। तो रक्त के विभिन्न घटक जो हैं बच्चों, जैसे लाल रक्त कणिका, फिर श्वेत रक्त कणिका और पट्टिकाणु। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, रक्त के घटक हो गए। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आप अपनी तैयारी आराम से कर सकें। ठीक है, तो आंसर्स जो हैं आप बच्चों अपनी कॉपी में से याद करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है चित्र में दिए गए दो वाहन ए बी, जैसे ये देखें, ये चित्र में ग्राफ में दिया है, ये एक वाहन जा रहा है, एक ये जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, मान लो अगर हम इसको ए नाम दे दें और इसको बी नाम दे दें, तो यहाँ आपका जो है समय है और यहाँ है दूरी। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये दूरी इधर बढ़ रही है और समय इधर बढ़ रहा है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा दूरी जो वाहन कवर करेगा, है ना, वही तो ज़्यादा तेज चलेगा कम समय में। अब यहाँ समय है तो ये देखें, ये जो बी है ये इधर जा रहा है, इसने मान लो इतनी दूरी कवर करी। ठीक है, और ए जो है इसने इतनी दूरी कवरी। तो यहाँ दिख रहा है कि ए ने ज़्यादा दूरी कवर करी और समय के हिसाब से देखेंगे तो इसको देखो, इसने इतना समय लिया और इसने इतना समय लिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन सा वाहन ज़्यादा तेज चल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है। तो तीव्र गति से इस तरह से आपके पास कोई भी ग्राफ हो बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि कौन सा वाहन ज़्यादा दूरी पर चल रहा है और कम समय ले रहा है। ठीक है, दूरी के साथ उसका समय कम होना चाहिए, तो उसी को आपने ज़्यादा बताना है। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका स्वपरागण और परपरागण में अंतर स्पष्ट करें। तो स्वपरागण और परपरागण, अब ये जो आपका भाग ग आ गया है बच्चों, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो हैं 3 मार्क्स के शुरू हो गए हैं। तो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उनमें थोड़ा आपने आंसर लंबा करके देना है। स्वपरागण, जब एक ही फूल होता है, जैसे ये एक फूल है मान लीजिए, इस फूल के जो पराग मतलब कि पुंकेसर है, पुंकेसर से परागकण जो हैं उसी फूल के वृत्तिकाग्र पर चले जाते हैं, तो उसे स्वपरागण कहते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कोई दूसरा फूल है और ये जो वृत्तिकाग्र है इसका, यहाँ से परागकण इस पे आ जाते हैं, तो इसको परपरागण कहेंगे। ये क्या है बच्चों, स्वपरागण, जिसमें उसी फूल पर, मतलब जौन सा फूल का परागकण है उसी फूल का वृत्तिकाग्र है। ठीक है, तो स्वपरागण। और अगर वो एक फूल से दूसरे फूल पर वृत्तिकाग्र पर आ रहा है परागकण, तो परपरागण होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको आंसर देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगर 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है, तो कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है, तो कितना समय लिया है बच्चों। देखो दूरी जो है वह कितनी है, 240 किलोमीटर है। ठीक है, और समय कितना लगा है, 4 घंटे का लगा है। ठीक, तो क्या बताना है, रेलगाड़ी की चाल। तो चाल का सूत्र आपने याद रखना है बच्चों, दूरी बटे में समय। चाल का सूत्र क्या है, दूरी बटे में समय। तो दूरी कितनी है, 240 है। ठीक है, और घंटे कितने हैं, 4 घंटे। तो अब देखो ये किलोमीटर में है और ये घंटे में है, तो दोनों ही सेम है, तो हमें इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, सीधा इसको काट देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर किलोमीटर प्रति आवर में आ जाएगा। अगर आप इसको, क्योंकि चाल का जो मूल मात्रक होता है चाल का, वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, तो उस हिसाब से अगर आप करते हैं तो 240 जो है बच्चों, 240 किलोमीटर दिया हुआ है, तो किलोमीटर को आपने मीटर में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर 1000 से गुणा करेंगे। कितने से बच्चों, 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से 4 घंटे जो हैं, 4 घंटों को हमने सेकंड तक पहुंचाना है, तो यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो इस तरह से इसको करके तब आप आंसर निकालेंगे। तो आपने आंसर में देखना है पहले कि आपने आंसर किस में पूछा गया है क्वेश्चन में, और तब निकालना है। मीटर प्रति सेकंड में पूछा गया है तो मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगले क्वेश्चन में जो लिखा है, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है। तो देखें बच्चों कि जब एक ही वस्त्र आप ऐसे पहन रहे हैं, है ना, मान लो एक वस्त्र पहना और ये दूसरा पहन लिया, तो वायु जो है वो क्या होगी, वो क्या होती है, वायु हीन चालक होती है ना। तो वो जब यहाँ से दो वस्त्रों के बीच में वो क्या हो जाएगी, फंस जाएगी। इससे क्या होगा, अंदर आपके पास तक वायु पहुंच नहीं पाएगी और आपको ठंड नहीं लगेगी। तो दो परतों के बीच में वायु जो है, दो परत के बीच में फंस जाती है, ठीक है, वायु फंस जाएगी, जिसके कारण आप तक अंदर ठंड नहीं पहुंच पाएगी। तो एक अकेला वस्त्र पहनने की बजाय आपको परतों में, अगर पतले वस्त्र आप पहनते हैं तो वो ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसके बाद अगला, कायिक प्रवर्धन क्या है। आलू और ब्रायोफिलम में जनन किस भाग द्वारा होता है। कायिक प्रवर्धन जिसमें पौधे के कायिक अंग कौन से होते हैं बच्चों, फूल को छोड़कर जो उसके विभिन्न भाग होते हैं, मतलब तना, पत्ती और उसकी मूल, ठीक है, ये सब क्या है बच्चों, कायिक अंग है। इनसे अगर कोई भी पौधा आगे नया पौधे को जन्म दे रहा है तो उसे कहा जाता है कायिक प्रवर्धन। अब आलू जो होता है उसकी कलिकाएं होती हैं छोटी छोटी, जिन्हें आँख कहा जाता है, ठीक है। तो आलू में जनन कैसे होता है, आँख वाली कलिकाओं के द्वारा। ब्रायोफिलम में कैसे होता है बच्चों, ब्रायोफिलम में पत्ती के द्वारा। कैसे होता है, पत्ती के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से ये आप आंसर लिखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में लिखा है, पादपों अथवा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है। तो पदार्थों का परिवहन आवश्यक है ताकि सारे पोषक तत्व जो होते हैं वो हमारे खून में मिल गए होते हैं, तो पोषक तत्व सभी अंगों तक पहुंच सके। इसके अलावा क्या होता है, हमारे जो विभिन्न मतलब कि जो परिवहन करेंगे तो उससे क्या होगा, हार्ट तक, हृदय तक हमारा जो रक्त है वो पहुंचता है, और हृदय से कहाँ पहुंचेगा, फिर फेफड़ों में पहुंचता है, जहाँ से हमें उनको शुद्ध किया जाता है ना। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह हमें फेफड़ों के द्वारा प्राप्त होता है फिर, ठीक। तो इस तरह से अगर हृदय तक वह परिवहन नहीं करेगा और हृदय से फिर फेफड़ों में नहीं जाएगा तो हमारा जो रक्त है वह कार्बन डाइऑक्साइड रिच रहेगा, ऑक्सीजन रिच नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए ये परिवहन आवश्यक है। आप कैसे लिख सकते हैं कि पोषक तत्वों के लिए और जो हमारा रक्त को परिशुद्ध करने के लिए इसका परिवहन आवश्यक है। इसके बाद अगला, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है। तो पेंट अगर हम जब कर देते हैं तो पता है आपको, लोहे के पदार्थों में एक तो आप बचाव कैसे कर सकते हैं, पेंट करके, और दूसरा क्या कर सकते हैं आप, जस्ता या जिंक जो होता है उसकी परत चढ़ाकर, ठीक है। जस्ता चढ़ाने की परत को, उसको क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस कहा जाता है ना। या तो गैल्वेनाइजेशन जो होता है बच्चों, यहाँ लिख देते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस से भी हम लोहे को बचा सकते हैं और पेंट करके भी। अब ये इस तरह से कैसे बचा लिया जाता है, तो पेंट जो होता है वो क्या है, एक परत बना लेता है। उस परत से क्या होगा बच्चों कि जो जल है वह वहाँ तक, जल और वायु दोनों की आवश्यकता होती है रस्टिंग के लिए, मतलब कि जंग लगने के लिए। तो पेंट करने से जो जल है वह लोहे तक नहीं पहुंच पाता है, इसके कारण उसका रक्षा हो जाती है, ठीक है। अगला, स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझाइए। तो स्वच्छता के संदर्भ में आप सक्रिय नागरिक के रूप में क्या क्या कर सकते हैं बच्चों। देखें, आप स्वच्छता है तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी स्वयं की सफाई, साफ सफाई रखें, अपने वातावरण को साफ सफाई से रखें, अपने आसपास जो आस पड़ोसी हैं आपको उनको थोड़ा समझाएं अगर वो कूड़ा कचरा फैला रहे हैं, ठीक है। आप अपने हाथ जो हैं वो हमेशा खाना खाने से पहले धोएं, है ना। और इसके अलावा आप और इसमें क्या क्या कर सकते हैं, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका निपटान बिल्कुल अच्छे तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो भी आप एक स्वच्छ नागरिक की भूमिका निभा सकते हैं। कूड़ा कचरा जो है वो आप खुले में ना डालें, वही तो अपशिष्ट पदार्थ होता है ना, तो उसको किस में डालना है, आपको डस्टबिन में डालना है, इधर उधर ना फैलाएं। नालियाँ जो हैं उनको आप साफ़ रखें, नालियों में वसा तेल ना डालें, है उनमें कचरा ना डालें, जिससे नालियों में साफ से पानी बहता रहे, ठीक। इसके बाद मल विसर्जन जो है और गंदे कपड़े जो हैं उनको आपको पानी के स्रोतों के पास नहीं धोना चाहिए। इसमें और क्या लिख सकते हैं आप कि मल विसर्जन जो है
वह पानी के स्रोत के पास नहीं होना चाहिए। कपड़े जो धोए जाते हैं जैसे गांव वगैरह में धोते हैं तो वो वहाँ भी पानी के स्रोत के पास नहीं होने चाहिए। पानी के पास नहीं आपने ये सब करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये विभिन्न कार्य करके आप एक स्वच्छ सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभा सकते हैं और यही सब आप अपने अड़ोसी पड़ोसी या फिर आपके साथ के जो बच्चे हैं उनको भी इस बारे में जागरूक कर सकते हैं। मतलब आप विभिन्न लोगों को ये सब बता सकते हैं कि आप किस तरह से साफ सफाई रख सकते हैं, ठीक है। तो आप एक सक्रिय नागरिक की भूमिका निभा रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है बच्चों कि प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी तापमापी में अंतर बताएं। तो प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी तापमापी में अंतर आपने एक तो इनकी रीडिंग का देना है कि इनका जो परिसर होता है, जैसे प्रयोगशाला तापमापी में कितना होता है -10 से 110 बच्चों, और डॉक्टरी में 35 से 42 डिग्री होता है। और इसके अलावा डॉक्टरी तापमापी में क्या होता है, किंक होता है, विभंग जिसे कहा जाता है बच्चों, ये आपने जरूर लिखना है। विभंग होता है जिसके कारण उसका जो पारा होता है वह नीचे नहीं गिरता और रीडिंग को हम बाद में भी आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो विभंग के कारण, अब प्रयोगशाला तापमापी जो होता है उसमें विभंग नहीं होता, जिसके कारण क्या है कि हम उसको आसानी से प्रयोग नहीं कर सकते। रीडिंग को जो है हमें वहीं पर लेना होता है जिस भी पदार्थ की अंदर है वो, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख लें इसको। फिर है अवतल तथा उत्तल दर्पणों के उपयोग लिखें। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और उसका विवरण लिखें। तो देखें ये चित्र आपके पास ये लगा दिया है मैंने, या आप यहाँ से देख सकते हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाने की विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। फिर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इसका प्रयोग आप दैनिक जीवन में कहाँ कर सकते हैं। तो ये सारे ये जो हैं आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है बच्चों, इनके आंसर आप देख लें और अच्छे से याद कर लें, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका पूरा हो गया है और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा हो। धन्यवाद बच्चों।